मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक परवाज जो कि लाहौर से कराची जा रही थी, PK 83303, वो कराची में लैंडिंग से चंद लम्हात पहले जो है वो एक हादसे का शिकार हो गई। और जिस जगह ये हादसा पेश आया, ये परवाज जो है वो इसने क्रैश लैंडिंग की, वो एक आबादी से भरा हुआ इलाका था। और जो है वो ये अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जिसके मनाजिर आज हम सारा दिन जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो देखते रहे। मुतादिद लोग इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए। कुछ लोग जो मुसाफिर थे, फिर जो घरों में लोग मौजूद थे, जो आबादी में लोग मौजूद थे, बहुत सारों के जख्मी होने की इतला है। अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया था, मगर कुछ मोजज़ात के बारे में भी पता चला। एक तो जो पंजाब बैंक के सदर हैं उनके बारे में पता चला कि वो इस हादसे में मौजज़ाना तौर पर जो है वो महफूज रहे हैं। कुछ और भी बच जाने वालों का जिक्र हो रहा है। तो दुआ है इस प्रोग्राम के आगाज में कि अल्लाह ताला जो लोग जो है वो इस हादसे में हैं, जो है वो जिनके बचने की उम्मीद है, जो है वो उन तक जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पहुंचा जा सके और उनकी जानों को जो है वो बचाया जा सके। और इस तरह के मौजज़ात का जो है वो हम इंतजार कर रहे हैं बहैसियत कौम। ये जो हादसा था सबको सोगवार कर गया, क्योंकि लोग जो है वो ईद के लिए जो है वो अपने घरों की तरफ जो है वो जा रहे थे। अब एक तो आज के प्रोग्राम में जो है वो इस हादसे के हवाले से ही हम बात करेंगे। एक तो आपको जो है वो अपडेट देंगे कि इस वक्त की जो है वो सूरत हाल क्या है, फिर तहकीकात के हवाले से भी बात करेंगे और हुकूमती जो रद्द-ए-अमल है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले जो है मेरे साथ बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब खान जो कि कराची से हम कर रहे हैं, ये आज ऑन साइट पूरा दिन जो है वो ये कवर करते रहे। इनसे पूछेंगे कि साइट के जो है वो जिस जगह पर जाए हादसा है वहां पर जो है वो क्या हो रहा है। फिर वकास अहमद हमारे रिपोर्टर हैं, वो जो एविएशन से जुड़े हुए मामलात को जो है वो देखते हैं। वकास से भी बात होगी। और राहील सलमान जो कि एक और हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे अस्पतालों में जो इस वक्त लोग मौजूद है उनके बारे में जो है वो बात होगी। मैं आफ्ताब आपसे आगाज करना चाहता हूं। मुझे बताइए कि इस वक्त साइट के ऊपर जो है वो क्या सूरत हाल है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब जाहिर बात है पहले तो दिन की रोशनी में हो रहा था, अब जो है वो दिन ढल चुका है। तो अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है और कहां तक पहुंचा है, कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए रहमान, ऑपरेशन अगर इसके शुरू होने की बात करते हैं तो अब से लेके अब तक यानी तकरीबन ये 4 से 4.5 घंटे का अर्सा जो है ये गुजर चुका है। और मुस्तकिल जो है यहाँ से इब्तिदा में जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा था। जो वो जख्मी थे जो कि जिन इमारतों के ऊपर ये एयरक्राफ्ट गिरा था PIA का, तो वो जो लोग जख्मी हुए थे जिसमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी और दीगर मुतफर्रिक उम्रों के लोग शामिल थे, उनकी मुंतकिली जो है वो की जा रही थी। उसके बाद जो है वो जब आग बुझाई गई, क्योंकि जेट फ्यूल की वजह से वो आग जो है बहुत शदीद थी और उसकी वजह से जो धुआं था वो इतना खौफनाक था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इंतहाई खूब अंधेरा, यानी दिन के वक्त रात जैसा समा था जिस जगह पे ये वाकया पेश आया। उसके बाद आग बुझाई गई, कूलिंग का अमल शुरू किया गया और बाद अगर जो है रेस्क्यू के इदारे जो थे जिसमें चीपा, ED और दीगर जो जितने भी इदारे थे वो तमाम ने जो है यहाँ से लाशों की जो है जो लोग जिसमें जाबाक हो गए बदकिस्मत तैयारा हादसे में, तो उनकी लाशों की मुंतकिली जो है वो यहाँ से शुरू की गई। अब तक मेरे अंदाजे के मुताबिक जो एम्बुलेंसेज यहाँ से गई है, चूंकि अस्पतालों की जानिब से तो 20 से 22 लोगों का डेटा जारी किया गया कि अब तक के जो लाशें वहाँ मौसूल हुई है। खासतौर पर सीमी जमाली ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 18 लाशें जो है जिन अस्पताल लाई गई है। इसी तरह निहाल हॉस्पिटल जो कि करीबी आबादी में वाक़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ अगर मलिर कैंट में CMH की बात करते हैं तो वहाँ और सिविल हॉस्पिटल, तो ये अब तक तकरीबन जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो लाशें जो है वो यहाँ से रवाना की जा चुकी है। और ये मुझे बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पाकिस्तान आर्मी ने पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे तैनात है। आर्मी की इंजीनियरिंग कोर के लोग यहाँ मौजूद है। और अब चूंकि दिन में जितना ऑपरेशन होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब चूंकि रात हो चुकी है
जो है वो उसके स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इस दौरान हमने ये देखा कि आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर था वो पूरे दिन जो है वो फजाओं में महज परवाज रहा, और वो ये इसी स्ट्रेटेजी के लिए कि आया किस तरह इस ऑपरेशन को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। तो अब मुमकिन तौर पर आर्मी इंजीनियरिंग कोर का दस्ता यहाँ पर मौजूद है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में जाहिर सी बात है उनके पास तमाम तर आलात मौजूद है। अच्छा, मगर पूरा इंतजाम है। तो ये अगर मुझे सुन रहे हैं खाने का और साथ साथ अगर मुझे सुन रहे हैं इसको कंटिन्यू आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है अच्छा मिस एयर का ये आर्मी इंजीनियरिंग कोर वाले कर रहे हैं, आप सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर जो है ये रिहायशी इमारतों में गिरा। मजीद अगर 12 मिनट जो है अगर ये परवाज कंटिन्यू रहती तो ये 25L के ऊपर जो 25L के ऊपर जो रनवे हमारा कराची एयरपोर्ट था उसके ऊपर ये लैंड कर चुका होता, लेकिन उससे कबल है। और दूसरी बात ये रहमान के इसमें ये भी नेविगेशन अरसे से कवर करते आ रहे हैं कि अगर ये कच्चे के एरिया में गिरता ये जहाज क्रैश लैंडिंग करता रनवे के एतराफ में, क्योंकि रनवे से पहले कच्चा इलाका है जिसमें जो है जहाज सफर करता है फिर रनवे पर उतरता है। तो अगर ये वो कच्चे में क्रैश लैंडिंग करता तो इतनी कैजुअलिटी ना होती जितनी कि अब हुई है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट के बुलंदों वाला इमारतें हैं, 3-3 मंजिला 2-2 मंजिला, ये तकरीबन 6 से 7 इमारतें जिनके ऊपर ये पूरा जहाज आके गिरा है। और इसमें इसके पूरा जो है जहाज जो है मुख्तलिफ टुकड़ों में और उसमें आग लग गई। टंकियां उसकी चूंकि ये 20 तैयारा था उसमें तकरीबन जो है 4 से 5 जो है वो फ्यूल टैंक्स होते हैं, तो उस फ्यूल टैंक्स की वजह से जो है वो आग भड़क उठी और जिसकी वजह से जो है उसमें ज्यादा जो है वो खदशात पैदा हुए और वो बढ़ भी गई। ठीक है, ठीक। लोगों के मगर आफ्ताब जरा मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, मगर मैं पहले जरा वकास से जरा मैं बात कर लूं। आफ्ताब जरा साथ रहिएगा। वकास, ये पीआईए वाले जो हुकाम है वो क्या अभी तक बता रहे हैं इस तैयारे के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पहले भी तैयारों को हादसे हुए उस वक्त भी जो है वो मीडिया इसी तरह से कवर करता रहा। ये जो हादसा है इस और खासतौर पर तैयारे के हवाले से वो पीआईए ने भी अपने तौर पर जो है वो कुछ बताया है कि क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं और ये कितना गैर मामूली है कि लैंडिंग से बिल्कुल चंद लम्हे कबल जो है वो एक तैयारे को इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए। जी बिल्कुल, देखें रहमान, जब भी कोई हादसा पेश आता है तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है वो तहकीकात होती है, ताकि उस हादसे की वजूहात, उस हादसे की नोयत के हवाले से पता लगाया जा सके। इस हवाले से पीआईए की जानिब से भी तो अभी तक बिल्कुल खामोशी है, उनकी जानिब से कुछ वजाहत नहीं की गई सिवाय उन पैसेंजर लिस्ट के अलावा या उन मुसाफरों के अलावा जो पीआईए में सफ़र कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो एविएशन डिवीज़न की जानिब से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सिविल एविएशन और एविएशन डिवीजन की जानिब से एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो काम करता है, जो तैयारे हादसों की तहकीकात करता है, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, उनने तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एयर कमांडर उस्मान गनी उसकी सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है जो इस वक्त जाए हादसा पर वहाँ पर मौजूद है, और जो ख़ास तौर पर ब्लैक बॉक्स और उसके साथ की दीगर जो चीज़ें थी जिसमें वॉइस रिकॉर्डर वगैरह शामिल हैं, वो इस वक्त जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जो टीम के जो लोग हैं उनको मसूल हो चुका है, जिसमें खासतौर पर कॉकपिट और उसके साथ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ जो रब्ता हुआ था आखिरी लम्हात में, उसके तमाम जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अगर माजी के हवाले से अगर बात की जाए तो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जानिब से पहले भी तहकीकातें की जाती रही है और उसके हवाले से जो तकरीबन एक तवील जो है वह तहकीकात होती है, क्योंकि इसमें ब्लैक बॉक्स को डीकोड किया जाता है और खासतौर पर ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए उस कंपनी को भिजवाया जाता है जिस कंपनी में जो है ये जहाज तैयार होता है, ताकि वो इसे डीकोड करे, और डीकोड करने के बाद जो कन्वर्सेशन होती है और जो जितने लूप्स होते हैं कि ये हादसा क्यों पेश आया उसकी जो है वजूहात जानी जा सकती हैं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जानिब से दायरा कार वसी कर दिया गया है। खास तौर पर जो इस जहाज का जो मुतासरा जहाज है इसका रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 2014 में सिविल एविएशन अथॉरिटी में ये जहाज रजिस्टर्ड हुआ, जिसके बाद पीआईए की जानिब से इसे अपने फ्लीट में शामिल किया गया। मजमूई तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के एयर वर्दीनेस
ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर साल जहाज का मुआयना करे। मजमूई तौर पर 6 दफ़ा इस जहाज का मुआयना किया गया। जो आखिरी दफ़ा मुआयना किया गया जहाज का वो 6 नवंबर 2019 को किया गया और जिसकी वैलिडिटी जो है वो 2020 5 नवंबर जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा PIA की जो अपनी इंस्पेक्शन टीम है, जो अपने इंजीनियर्स हैं, उनकी जानिब से 24 अप्रैल को आखिरी दफ़ा इस जहाज का मुआयना किया गया था, जो 1 महीने के लिए किया गया था। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो अब तक की तहकीकात, जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं, उसमें ये बताया गया है कि 1:10 पर यह जहाज जो है वो लाहौर से रवाना हुआ, जबकि 2:37 पर आखिरी दफ़ा कंट्रोल टावर से इसका रब्ता हुआ। 1 मिनट और 16 सेकंड तक कंट्रोल टावर और पायलट के दरमियान कन्वर्सेशन का जो है सिलसिला जारी रहा, जिसमें मेडे की कॉल भी दी गई और ख़ास तौर पर पायलट की जानिब से यह भी बताया गया कंट्रोल टावर के जहाज में फनी खराबी, तकनीकी खराबी पाई जा रही है। सिविल एविएशन की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि जो गियर है, डाउन गियर, उसमें जो प्रॉब्लम पेश आई और खास तौर पर जो फ्रंट व्हील था वो जैम होने की वजह से यह हादसा रुनमा हुआ। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है, खास तौर पर जो पायलट की जानिब से आखिरी कन्वर्सेशन में यह बताया गया कि जहाज के इंजन खराब होने की वजह से यह आया। यह एक मशकूक सी जो सूरत हाल सामने आती है, लेकिन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यह इंतहाई पेचीदा तहकीकात होती है और एक लंबे अरसे तक चलती है, क्योंकि माजी में भी 2016 में जब PIA का हवेलिया में त्यारा जब हादसा वहां पर पेश आया था, तो 4 साल गुजरने के बावजूद जो है ये तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक मंजरे में आम पर नहीं आ सकी। लेकिन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जानिब से उसको तकनीकी खराबी के बायस जो है हादसा पेश करार दिया गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सवालों के जवाब है इसको अभी जानने में बड़ा वक्त लग सकता है, बट राहिल हमारे साथ मौजूद है। राहिल, मुझे जरा को थोड़ा अस्पतालों के हवाले से आप अपडेट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े गैर मामूली हालात हैं जिनमें हुआ और फिर जो है वो कोरोना की वजह से भी जो है वो अस्पतालों के हालात भी बड़े बदले हैं। ये अभी जो कौन कौन से अस्पतालों में जो है वो मरीजों को जो है वो ले जाया गया है और फिर अस्पतालों में जो है वो इंतजामात के हवाले से वहां पर जो है वो क्या सूरत हाल है? जी सर, देखिए, जब भी कोई किस्म का कोई बड़ा हादसा या वाकया तानिया होता है तो उसके बाद फिर एक आम सी रूटीन की प्रैक्टिस है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक SOP है कि उन्होंने मज़कूरा अस्पताल से इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ कराची में भी फॉलो की गई। एक आज दोपहर में ये हादसा पेश आया, सारी बात कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जो इलाका है ये मॉडल कॉलोनी हादसा पेश आया था, तो सबसे पहले यहाँ के रहायशियों को इवैक्यूएट किया, तो उनको सबसे पहले जो करीबी होता करीबी राहिल, आपकी तरफ जरा फिर से आएंगे। राहिल की कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जरा ठीक कर ले। बट आफ्ताब साथ हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा आफ्ताब, मुझे बताइए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इसके बारे में कुछ अभी ये पता चल सका है कि कितना इसको मजीद वक्त लग सकता है, और ये जो मलबा जहां पर फैला हुआ है ये कितना इलाका होगा और नीचे कितने घर हैं अंदाजन, और कितना ऐसा एरिया है जो कि इस जहाज की क्रैश करने की वजह से जो है वो जिनको नुकसान पहुंचा है? जी देखिए, अगर मजमूई तौर पर हम इन इमारतों की बात करें जिनके ऊपर ये जहाज आके गिरा है, जो कि रिहायशी इमारतें हैं और मॉडल कॉलोनी का इलाका है, एयरपोर्ट से बिल्कुल मुतसिल। हमें आप ये समझे कि जो एयरपोर्ट की जो ग्रिल है, जो सेफ्टी ग्रिल है, उससे चंद फरलांग के फासले पे, यानी बीच में सिर्फ 2 रोया सड़क के उस पार ये आबादी वाक़ मॉडल कॉलोनी। तो इमारतें जो है तकरीबन 7 के करीब इमारतें जो है ये, जिसमें जुज़वी और मुकम्मल तौर पर एक इमारत तो खैर बहुत ज्यादा खस्ता हालत हुई है, उसके पिलर्स वगैरह तक डैमेज हो गए, जो ये जहाज का मलबा आके उसके ऊपर गिरा है, और ज्यादा मलबा जो है इसके ऊपर गिरा है। बाकी जो है जुज़वी तौर पर जो इमारतें डैमेज हुई है उसके ऊपर जो है जहाज के कुछ हिस्से जाके, जिसमें विंग्स है, फ्यूज लार्ज है, वो तमाम जो है वो फ्यूज टैंक्स है, तो ये तमाम गिरे हैं और वहां पर जो है आग भी लगी इसकी वजह से। अब सिलसिला ये है कि जहां तक ये वाला ताल्लुक है कि मलबा कब तक उठा लिया जाएगा, तो देखिए जो आम इमारतों की जो जब खुदा न खास्ता कोई इमारत गिरती है किसी भी शहर में, तो उसके मलबे को साफ करने का जो अमल है और एयरक्राफ्ट का जो मलबा उठाने का अमल है, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें तहकीकात के पहलू से जो है वो हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है।
किसी कोई उजलतबाजी नहीं की जाती। अलबत्ता जो जख्मी है इसमें अगर कोई मौजाती तौर पर अगर कोई जिंदा बच गया है, उनको अगर रेस्क्यू किया जा रहा है, वो अमल तो यकीनन तेज रफ्तार होता है, लाशों की मुंतकिली भी तेज रफ्तार होती है। लेकिन चूंकि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो कि इस वक्त अब जो है वो तमाम जो पाकिस्तान में जितने एयर क्रैशेज होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदार इदारा है, आजाद बोर्ड की हैसियत से इस पर काम कर रहा है। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस चीज की खुले अंदाज। बिल्कुल ठीक। वकास साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये पीआईए के अभी जो है वो एक तो आपने कहा इन्वेस्टिगेशन में बड़ा टाइम लग सकता है, मगर ये कि जो जहाजों की जो है वो जांच पड़ताल का अमल और कुछ जो मुसाफिरों के हवाले से बात हो रही थी, क्या तमाम मुसाफिरों को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया है? और फिर जो एयरलाइन है वो क्या उसी तरह से जो उसकी पहले प्रैक्टिस है इस हादसे के बाद भी उसी तरह से ऑपरेट करेगी जिस तरह से करी, या कुछ तब्दीलियां की जाती हैं? प्रोटोकॉल इसमें जो है वो क्या होता है एविएशन का और खासतौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का? देखिए, ये इंतहाई अहम आपने सवाल किया। इस तरह के पहले भी हादसा पाकिस्तान में हुए, तकरीबन 80 के करीब जो है वो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर एयरलाइंस के हादसा यहाँ पर हुए, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद जो है लुकमा अजल में बने। और पाकिस्तान के अंदर अगर PIA की बात की जाए तो 12 जो है हादसा पाकिस्तान के अंदर हुए, जिसमें से 5 फोकर तैयारों के थे। अगर प्रैक्टिस के हवाले से जिस तरह कि आपने पूछा कि अगर बात की जाए तो जब ये हादसा कराची एयरपोर्ट के करीब बिल्कुल पेश आया तो मुख्तसर मुद्दत के लिए जो है कराची का जो खासतौर पर एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो उसको जो है वो बंद कर दिया गया था। जहाज़ जो है मनसूख कर दिए गए थे, 1-2 फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया जो खासतौर पर इस्लामाबाद से और लाहौर से जा रही थी। लेकिन अब जो एयर ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर बहाल है और जितने भी एयरलाइंस हैं खासतौर पर PIA और सरीन एयरलाइंस जो यहाँ पर ऑपरेट करती हैं उनके जो परवाज़ें हैं वो कराची के लिए भी ऑपरेट हो रही हैं, दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए भी ऑपरेट हो रही हैं। हादसा की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है, हादसा जो होते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू होता है। इंतहाई पेचीदा अमल है ये इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो उसकी मजाज अथॉरिटी है जो इस तमाम मामले की तहकीकात कर रही है, उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके बाद लॉग बुक जो है वो जो हासिल की जाएगी। उसके अलावा जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबरान हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी हासिल की जाएंगी और ये तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाएगा ताकि किसी हत्मी नतीजे तक पहुंचा जा सके। बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास इन अपडेट्स के लिए। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद है और राहील सलमान भी हमारे साथ मौजूद थे। ये तो अपडेट्स की सूरत हाल है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो PIA के तैयारे को हादसा पेश आया उस पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सिंध हुकूमत जारी बात है इन तमाम मामलात को देख रही है। मुर्तजा वहाब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे मुर्तजा वहाब साहब सबसे पहले तो जरा अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त तरजीह क्या है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक आप लोगों ने जो है वो इस मामले से किस तरह से निमट रहे हैं, ये जो हादसा पेश आया है? रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कौम के ऊपर करम करे अपना, कि हम इन तमाम मुसीबतों से निकल सकें। इसके साथ साथ जिन लोगों की जाने गई हैं, मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि उनकी मकसद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। और जो कुछ मुआवजा हमने देखा है कि कुछ लोग पैसेंजर्स जो है माशाल्लाह वो सरवाइव भी किए हैं, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस तरह का मुआवजा और दिखा और ऐसे पैसेंजर्स के बारे में हमें इत्तला मिले जो कि इस हादसे में सरवाइव कर गए हैं। मैं फिलहाल जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि 19 डेड बॉडीज हैं पैसेंजर्स की, जिनकी शनाख्त हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद उसकी तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। और 2 ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि जहाज में थे, जो कि सरवाइव किया है उन्होंने, और माशाल्लाह दोनों इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है और खतरे से बाहर हैं। एक का नाम, दोनों के नाम बता सकते? अच्छा, चलो आप बता रहे थे। एक जफर मसूद साहब हैं जो सरवाइव किए और दूसरे मोहम्मद जुबैर हैं। दोनों के दोनों इस वक्त खतरे से बाहर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल कंडीशन में हैं।
अच्छा अच्छा, मुझे बताइए जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोरोना की वजह से बड़े गैर मामूली हालात भी हैं, तो हॉस्पिटल्स में जो है वो क्या अहकामात जो है वो जारी किए गए? मुझे हमने देखा है कि कुछ आपके जो है वो साथी जो है वो हॉस्पिटल का जो है वो दौरा भी करके आए हैं, तो वहां पर इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, किस तरह से सिचुएशन से जो है वो निमट रहे हैं? रहमान साहब, आपने पहले सवाल में मुझसे पूछा था ना कि फोकस अभी सिंध हुकूमत का क्या है, तो मैं समझता हूँ फोकस इस वक्त सिंध हुकूमत का रिलीफ एक्टिविटीज है। हमारा पहला टारगेट ये है कि जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालें जल्द अज जल्द, और जो उनको ट्रीटमेंट फिर प्रोवाइड करने की जरूरत हो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, और जो डेड बॉडीज है उनको भी फौरी तौर पर रिकवर करके उनकी शनाख्त करके लवाहिकीन को दे दी जाए। तो हमारा टारगेट इस वक्त यही चीजों पर है, और इस सिलसिले में वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को भी और हेल्थ सेक्रेटरी को अहकामात जारी किए हैं कि मेक श्योर करें कि रिलीफ एक्टिविटी के अंदर कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और तमाम जो आपकी एफर्ट्स हैं वो प्रॉपर रिलीफ एक्टिविटीज की तरफ जाए। इस सिलसिले में अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है ताकि जो पेशेंट आता है उसको फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाए। और मतलब आप सब ये, क्योंकि पहले तो दिन था और दिन में आमतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आसान होता है, तो क्या इस सूरत हाल के लिए तैयार है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब रात के वक्त जारी रखना पड़ सकता है? इस वक्त रात हो चुकी है और एज वी स्पीक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नेचुरली दिक्कत होती है रात के अंधेरे में इस तरह की कार्रवाई करने में, लेकिन जो टीम है वहां पर वो मोबिलाइज्ड है, वो मेहनत कर रही है, और इसमें मैं ना सिर्फ हमारा जो अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज के लोग हैं, बल्कि हमारी जो एनजीओज हैं जो कि फलाही काम करती हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सब मिलकर काम करें, और सबका एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से मैक्सिमम रिलीफ हम लोगों को इस टाइम पर प्रोवाइड कर सकें। कोई टाइम फ्रेम कोई दिया जा सकता है अभी रियलिस्टिकली कि ये आप तक को मालूमात हो कि कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, जब हमारे पास एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर हो कि जो है वो ये नुकसान हुआ है इस हादसे के नतीजे में, वो कुछ आप बता सकते हैं या नहीं, अभी उस पोजीशन में नहीं है? देखिए रहमान, नुकसान के हवाले से तो हम आपको बता सकते हैं कि जहाज में कितने पैसेंजर थे, कितना हमला था, उसके बाद कितने घरों को नुकसान पहुंचा है। गालिबन कोई 10 या 11 ऐसे घर हैं जो कि डायरेक्टली इससे मुतासिर हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि एक घर के मलबे से 3 खवातीन को अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा निकाला गया है, वो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो काम इस पे कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है। कोई डेफिनेटिव बात करना, कोई हतमी बात करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट जो हम कर सकते हैं, हमारी मशीनरी कर सकती है, वो की जा रही है इस वक्त, ताकि जल्द अज जल्द रिलीफ मिल सके। अच्छा, और जो घरों को नुकसान हुआ है उस हवाले से जो है वो जो लोगों के घर मुतासिर हुए हैं, ये जो रहायशी इलाका था वहां पर जो है वो भी क्या तरजीह है? क्योंकि हमने गवर्नर सिंध की भी ट्वीट उस हवाले से देखी, उन्होंने कहा वो भी जो है वो देख रहे हैं। आप लोगों के भी इल्म में है जो घरों का नुकसान हुआ है वहां पर? देखिए, जहां तक नुकसान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला किया जा सकता है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बट इमीडिएट रिलीफ के लिए उन लोगों को, जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए किसी सेफ मकाम पर, किसी सूटेबल मकाम पे, वो तमाम चीजें सिंध गवर्नमेंट कर रहे हैं। और मैंने इस तरह का स्टेटमेंट गवर्नर साहब के हवाले से भी सुना है कि उन्होंने चेयरमैन PIA से या MD PIA से बात की है, और उनसे भी यही बात हुई है कि फौरी तौर पर लोगों को मुंतकिल किया जाए, और PIA को यह अहकामात भी जारी किए गए हैं। और आप लोगों ने एक हेल्पलाइन भी जो है वो उसका भी बताया गया था कि वो हेल्पलाइन भी जो है वो अगर कोई राब्ता करना चाहे, जो वरसा हैं या जो मुतासरा लोग हैं, वो उस हेल्पलाइन पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। जी रहमान, हेल्पलाइन तश्कील दी जा चुकी है, अगर आप चाहें तो आपको नंबर भी उसका बता देता हूँ। हाँ, बता दीजिए, मेरा ख्याल है देखने वालों के लिए जरा। जी, ये 2 नंबर इसके लिए मुख्तस किए, कमिश्नर साहब के दफ्तर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। 021-9920-4438, 021-9920-4437। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये हेल्पलाइन है जिस पर जो है वो राब्ता किया जा सकता है इन केस। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मतलब आपसे मुझे एक दफा दोबारा जरा बस बता दीजिएगा, जो आपके पास अभी कंफर्म नंबर जो है वो क्या है, जो अफराद जाँ बहक हुए हैं और जो जख्मी हैं, वो एक दफा जरा मुझे फिर से बता दीजिएगा।
रहमान, अभी वो फिगर देना मैंने आपको बताया थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अभी भी वो काम चल रहा है। मैं हतमी जो बात आपसे कर सकता हूँ वो ये है कि 2 पैसेंजर्स जो है वो सरवाइव उन्होंने किया है और वो स्टेबल कंडीशन में, मैं नाम आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, और 19 डेड बॉडीज हैं जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। जो जहाज में पैसेंजर थे जिनकी शनाख्त की जा चुकी है, और अब से कुछ देर में उनकी डिटेल जो है वो पब्लिक कर दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ थे और वो बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ जो पैसेंजर्स हैं जो बच जाने वाले हैं, जो मुजज़ाती तौर पर जो है वो इस जो है वो प्लेन क्रैश के नतीजे में जो है वो बचे हैं, उन्होंने उनके नाम भी जो है वो कंफर्म किए और उन्होंने 2 ऐसे पैसेंजर्स का बताया। और ये यकीनन बहुत बड़ा मोजज़ा है कि ऐसे इतने बड़े हादसे में जो है उनका बच जाना, और अभी भी उम्मीद है, अल्लाह करे इस तरह के जो है वो मोजज़ात और हों। बहरहाल उन्होंने ये भी साथ बताया, जो हेल्पलाइन है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि जो हेल्पलाइन है उस पर भी राब्ता किया जा सकता है, और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी भी वहां पर जारी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगर आप वापस आ रहे हैं तो इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे को हादसा पेश आया, उस हादसे पर बात हो रही है। और आज इस हादसे को जो हादसा हुआ उसके बाद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी ट्वीट की, और एक तो उन्होंने जो इज़हार हमदर्दी किया, फिर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तहकीकात का भी इस हवाले से जो है वो कह दिया है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिंध हुकूमत जो इस मामले को जो है वो देख रही है, मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ, उनकी बात आपने सुनी। इस वक्त वफाकी हुकूमत किस तरह से इस मामले को जो है वो देख रही है, उस पर बात करने के लिए वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शहबाज गिल साहब, हम वजीर आज़म की ट्वीट तो जो है वो देख चुके हैं, मगर ये बताइएगा कि वजीर आज़म और वजीर आज़म हाउस अभी तक इस मामले को जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या है, इस पर जितना भी दुख का गम का इजहार किया गया है वो कम है। और लोग अपनी ईद के लिए अपने प्यारों के पास जा रहे थे, जिसमें इतना ये एक गम वाला वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला जो इसमें जख्मी है उनको सेहत दे, और जो अल्लाह के प्यारे हुए उन्हें अल्लाह जन्नत की जगह दे, मग़फ़िरत करे। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जैसे ही इसका पता चला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर जो पहले अहकाम इसमें दिए थे कि फौरी तौर पर अमदादी कार्रवाइयों में कोशिश की जाए कि जितनी भी तेजी से हो सके, और उसमें जो जख्मी हैं उनको बर वक्त भी इमदाद मिले, और उस इलाके के मकीनों की भी जितनी तेजी से हेल्प की जा सके वो की जा सके। और आपको पता है कि जो हमारे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जगह की तंगी की वजह से या लोगों का रश हो जाता है, उस वजह से तो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि रेस्क्यू जो है वो तेज तर करने की कोशिश की जाए। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स का फोर्स, उसके साथ ही PI के चेयरमैन से भी उनका राब्ता था, उन्होंने बताया जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन उनके पास थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे वो कराची भी रवाना हुए फौरी तौर पर। तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इससे खबर है, लम्हा बलम्हा इसको देख रहे हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही अफसोस का वाकया है, बहुत ही गम का वाकया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की अपनी जो दुआएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की हैं कौम के साथ भी, और जो लवाहिकीन हैं उनके साथ भी। अच्छा, मगर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि अभी वजीर आज़म की बात हुई, जो अरशद मलिक साहब है, जो तहकीकात के हवाले से और PIA जो इस वक्त कर रही है, उस पर वजीर आज़म ने उनको क्या हिदायत क्या दी हैं? ये देखिए, क्योंकि ये हादसा हुआ तो चेयरमैन PIA से जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ब्रीफ किया इसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन उस टाइम उनके पास थी। आपको पता है ये डेवलपमेंट स्टोरी होती है, इसमें जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आती है। तो जो प्रिलिमिनरी इनिशियल इंफॉर्मेशन थी उनके पास उन्होंने शेयर की, और तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, उस पर फोकस करें कि वो सबसे पहले उस पर फोकस करें, और उसके साथ ही जब आप उसमें से फारिग होते हैं तो फिर उसकी तहकीकात करें कि ऐसा क्यों हुआ है। एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब जाके प्यारा बिल्कुल माशाल्लाह ठीक गया पीछे से एयरपोर्ट तक,
सुबह को तकरीब जाके हादसा हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जो उसमें लोग सवार थे, उनकी जानें उसमें ज़ाया हो रही हैं। तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को था कि इसकी तहकीक करें, ताकि इसमें भी अगर कोई जिम्मेदार है उस जिम्मेदारी का भी तयन किया जा सके। और असल वजह होती है कि जब आप तहकीक करते हैं इसमें से आपको पता चलता वजह क्या है, तो लर्न करके आगे के लिए उसमें से नेचुरली वैसे हादसा से बचा जा सके। पूरी दुनिया में जो जब भी एयर क्रैशेस होते हैं या एयर का कोई भी ऐसा हादसा होता है, तो उसमें से जो सबसे इंसानों के लिए जो सबसे बड़ी सीखने की चीज होती है, तो वो गलती रिपीट ना की जाए। जो मिस्टेक हुई है वो आगे दोबारा वो ऐसे चीज की हिस्सा बने ताकि वो दोबारा मिस्टेक रिपीट ना हो। ठीक। और शहबाज गिल साहब, अभी क्योंकि जारी बात है मामला चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मलबा वहां से हटाया जा रहा है, तो मॉनिटर कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, और फिर ये जो मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इस पर वजीर आजम की क्या हिदायत है? देखिए, पहली बात ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये हादसा हुआ तो उस टाइम जो पहली इंस्ट्रक्शन थी मुझे आई, वो ये आई कि तमाम किस्म की जो पॉलिटिकल टॉक है कोई भी सियासी इस टाइम जो टॉक है या कोई इंटरेक्शन है, उसको फौरी तौर पर जो है वो खत्म किया जाए और इस टाइम तमाम फोकस जो है वो इमदादी कार्रवाइयों पे होना चाहिए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान थी जो उन्होंने मुझे कहा कि उसको फौरी तौर पर जो है उसको भी डिले कर दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न था कि इस टाइम आप सबका फोकस जो है, तो ये जो हादसा हुआ उसमें जो इमदादी कार्रवाइयाँ की और मीडिया को आवाम को जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को पूरी करनी है। तो इस टाइम जो पोलिटिकल साइड है उसको इस टाइम बिल्कुल उसके साथ डिसएंगेज हो और इस चीज के ऊपर एंगेज हो। तो पहली इंस्ट्रक्शन थी उनकी। उसके साथ साथ जो दूसरी साइड जो उनका PI के साथ या उनकी इमदादी कार्रवाइयों पे जो उनका पहला रिएक्शन था वो मैं आपको बता चुका, लेकिन जो हमारे काम से रिलेटेड उनका रिएक्शन था वो भी मैंने आपको बताया कि वो तमाम पर उनका अपना फोकस भी और उनकी हिदायत थी कि हमारी सारी टीम का भी फोकस जो है वो इस टाइम इमदादी कार्रवाइयों पर और आवाम को दुरुस्त मालूमात पहुंचाने पे होना चाहिए, ना कि इस टाइम किसी किस्म की पॉलिटिकल बात हो। ठीक, बहुत डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम इमरान खान इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पहले जो है वो इस मामले पर जो है वो ट्वीट भी की। अभी शहबाज गिल साहब ने बताया कि जो है वो वजीर आजम ने फौरी तौर पर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको भी जो है वो सस्पेंड करने का कहा, और अभी वो भी वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे जो है वो भी इस मामले को जो है वो देख रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो कर रहा है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो मुझे पहले ये आप बताइए, ये हम हादसा जो देख रहे हैं कि रनवे के बिल्कुल पास पहुंचकर तैयारे का इस तरह से जो है वो क्रैश कर जाना, ये कितना गैर मामूली है एविएशन के अंदर जिस तरह से ये हादसा हुआ है? नहीं, गैर मामूली नहीं है। देखिए, 3 चीजें एस्टैब्लिश्ड हैं कि उसके पायलट जहाज के जो व्हील्स थे, जो गियर था, वो नीचे नहीं आ रहे थे या मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं थे या सही तरीके से नीचे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पे पायलट ने यह फैसला किया कि वो एक और चक्कर लगा के फिर ऊपर चढ़ के दूर से फिर वापस आएगा और उससे वो अपने गियर को नीचे करके इमरजेंसी सिस्टम से फिर वापस आएगा। और जब ये वो कर रहा है तो साथ ही उसका एक इंजन निकल जाता है जिसका वो अनाउंसमेंट करता है, और इंजन निकलने के बाद जब वो इज ट्राइंग टू गो क्लाइंब टू अ सर्टेन हाइट ताकि ही कैन मेक अनदर राउंड, उस वक्त गालिबन उसकी पार दूसरे इंजन की भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो वो चूंकि पहले से मुड़ चुका है, अपना डायरेक्शन बदल चुका है, एंड ही इज ऑलरेडी इनटू दैट फेज ऑफ टर्निंग लेफ्ट टू मेक अनदर राउंड। अच्छा। उस वक्त वो जब गिरता है तो वो फिर उसका पावर खत्म होती है, तो उसके पास कोई और जगह नहीं है सिवाय उसके के जो सामने जो भी है उसके ऊपर अपने जहाज को, यानी उसका जहाज गिरेगा उसके ऊपर। अच्छा, मगर ये जो तहकीकात होती हैं हमने उस पर देखा है बाज़ औक़ात बड़ा उस पर वक्त लग जाता है, तो आमतौर पर मैं ये समझना चाहता हूं कि एक प्रोटोकॉल क्या होता है, या SOP जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है आमतौर पर इस तरह के हादसे के बाद, के जिसके बाद ये कम से कम पता चलाया जा सके कि ये हादसा क्यों हुआ है।
जी, एक सबसे पहले जो साइट है उसको सिक्योर कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक्सटेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो फौरन तश्कील दे दिया गया होगा, उनके लोग पहुंच के वहां पर उसको साइट को मुकम्मल तौर पे संभाल लेंगे, उसकी तस्वीरें लेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ब्लैक बॉक्स निकाल लिया जाएगा, उसको सिक्योर किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स फ्रांस चला जाएगा जहां पे एयरबस कंपनी के अंदर, वहां पे ये फैसिलिटी है कि वो इसका डाटा डाउनलोड करेंगे। इसमें 3 किस्म की चीजें डाउनलोड, तीन किस्म की चीजें डाउनलोड होगी। एक फ्लाइट पैरामीटर्स डाउनलोड होंगे, हर लम्हे में फ्लाइट का हालत क्या थी। नंबर 2 ये कि इंजन के मामलात कैसे थे, और तीसरा ये कॉकपिट में आपस में बातचीत जो हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। वो इन 3 चीजों को मिला के एक उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे पूरी फ्लाइट को, और लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट 45 मिनट्स, लास्ट 1 आवर, इस तरह वो रिकंस्ट्रक्ट करके, और वो करने के बाद फिर उसके बाद कहेंगे कि जब कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ तो उससे पहले ये बिल्डअप, उसके अंदर ये चीज बिल्डअप हो रही थी, इस तरीके से मामलात हुए। तो क्रोनोलॉजिकली टाइम वाइज हर लम्हे के ऊपर अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उससे उनको पता लग जाएगा कि असल में पहला मसला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, उसके बाद फिर कब कैसे जाके अल्टीमेटली ये जहाज गिरा। तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। हमने देखा है शहजाद चौधरी साहब, तफ्तीश हो भी जाती है मगर उसके बावजूद स्पेकुलेशन जो है वो जारी रहती हैं। तो ये जो तहकीकात जो आमतौर पर एक प्रोटोकॉल है जो होती है, सर्टेनिटी से कहा जा सकता है कि पता चल जाएगा कि ह्यूमन एरर था या टेक्निकल फॉल्ट था? 100% आप पता करते हैं, क्योंकि आपका दारोमदारी उस सेफ्टी के ऊपर है। क्योंकि इसमें जहाज उड़ाने वाले खुद मौजूद हैं, यानी उन्होंने भी जहाज उड़ाना है कल को, तो उनको एक चीज का पता होना चाहिए, इनकी अपनी जिंदगियों का मामला है कि वो इस चीज को जाने नहीं दे सकता है। अच्छा, दूसरा जिन्होंने जहाज बनाया है एयरबस वाले, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है, रेपुटेशन है, तो उन्होंने भी उसका पता कराना है। और फिर पूरा फ्लीट सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया के फ्लीट में जो एयरबस 320 है उसके ऊपर जो चीज लागू होती है, जो करेक्शन मेजर्स हैं, जो भी मामला है वो बताने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको छुपाया नहीं जा सकता। हमें इसलिए नहीं पता लगता कि हमारा इंटरेस्ट क्योंकि नहीं होता, हम मतलब कि ये आ जाता है उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, कहीं आ जाएगा, बट सिंस हम कोई बहुत कीन फॉलोअर्स नहीं है टेक्निकल चीजों के, एक्सटेंट इन्वेस्टिगेशन, इसलिए वो हमें मतलब हमारे यहाँ जब तक वो बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे उस वक्त तक हमें नहीं पता चलता कि इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी। हालांकि उनकी वेबसाइट के ऊपर, एयरबस की या इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की वेबसाइट पे मुकम्मल की सारी कहानी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। वो बात हो रही थी कि तहकीकात के हवाले से तरीकाकार क्या होगा और फिर कब तक जो है ये पता चल सकता है, इन सवालों के जवाब जो है वो मिल सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।